हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि हमने जितने अच्छे से अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, आज उतने ही अच्छे से हम उस चैप्टर का करने वाले हैं इवैल्यूएशन। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 1 से निकाले हैं 80 मार्क्स के क्वेश्चन। जिस तरीके से आप 80 मार्क्स का पेपर देकर आने वाले हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर ऐसे कराऊंगी जैसे कि आज एक बोर्ड एग्जाम है। जो हमारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न, जिसमें 34 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, मैं आपको हर चैप्टर से इसी तरीके से 34 क्वेश्चंस कराया करूंगी, जिसमें हमारे पास होंगे कुछ MCQs, 3 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चंस एंड 6 मार्कर क्वेश्चंस। तो बच्चों, हर चैप्टर के बाद आपकी इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि फिर तो आपका एक भी नंबर कटने का जो चांस है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट इसके अंदर मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़कर बैठना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, और मेरे साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स बिल्कुल बताने हैं साथ साथ। और जैसे ही सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, सो डील डन। मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस कराती रहूंगी, केस स्टडीज सॉल्व कराऊंगी, और आप मुझे अपना इवैल्यूएशन करके बताएंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो, और स्टार्ट करते हैं MCQs के साथ, जहां पर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 20 MCQs। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला MCQs जो हमारे सामने आता है वो है, अब देखो आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समटाइम्स आपको MCQs के अंदर भी बड़ी बड़ी केस स्टडीज देखने को मिल सकती हैं। तो वहां पर आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखने होते हैं, राइट। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, one of the organizational objective of the management is growth of the business। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ग्रोथ ऑफ बिजनेस भी होता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब प्लीज यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट को हमें अंडरलाइन करते हुए चलना है, हमें ध्यान रखना है कि हमसे नॉट वाला केस पूछा गया है एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ, कि अगर हम बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स ऑफर्ड नंबर ऑफ क्रेडिटर्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड। ये ऑफर्ड इसी के नीचे का है कि आप कितने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो, कितने आपके क्रेडिटर्स है, कितने आपकी सेल्स वॉल्यूम है और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आपके यहाँ। बताइए फटाफट बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्या इसमें से ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? चलिए, आई होप कि आपने आंसर बता दिया होगा। सो बच्चा लोग, हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर C, कि नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हमें ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे बिजनेस की कितनी ग्रोथ हुई है। बाकी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास को अटेंड किया होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर पा रहे होंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखकर थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि क्या चीज पूछी जा रही है हमसे, है ना। तो देखो, dash refers to the orderly synchronizing of efforts of the subordinates to provide proper amount, timing and the quality of execution। यहाँ वो कह रहे हैं कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है बच्चे, जहां पर हम एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग और क्वालिटी एग्जीक्यूशन कर सके अपने जो भी हमने टारगेट सेट किया होगा उसका। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड मिला होगा। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, मैंने आपको की लाइंस बताई हैं कि कहाँ से आपको केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास अटेंड करी होगी वो यहाँ पर इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे कि मैम करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्या वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेशन है,
या कॉर्पोरेशन है? चलिए फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलो आई होप कि आपने आंसर लिख दिया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कोऑर्डिनेशन ही है जो यहाँ पर ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन बनाता है बिटवीन द एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, राइट। चलो वेरी गुड, 2 क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। सो बच्चे यहाँ पर क्या है, डैश इन द मैनेजमेंट मीन्स टू कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द टास्क करेक्टली विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो बताइए यहाँ पर मैनेजमेंट में आप किसको कहते हैं कि जहां पर आप टास्क को करेक्टली परफॉर्म करते हैं विद मिनिमम कॉस्ट? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन एंड नन ऑफ द अबव। बताइए फटाफट क्या इसका करेक्ट आंसर रहा होगा? कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम रिसोर्सेज बोले, कॉस्ट बोले, एक ही बात है। सो यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग, मुझे सुनाई दे रहा है आपका आंसर। द करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी। तो बच्चे एफिशिएंसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर एक वर्ड, एक लाइन लिखी होती है, डूइंग द टास्क करेक्टली, कि सही तरीके से काम को करना इज एफिशिएंसी। और वही तरीका अगर मिल जाए मिनिमम कॉस्ट के साथ तो हमें उस कॉन्सेप्ट को क्या कहना होता है? एफिशिएंसी। बट अगर यहीं पर यहाँ पे लाइन लिखी होती डूइंग द टास्क, डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेज, तो हम कह देते हैं एक और ऑप्शन फिर यहाँ पर होता कि एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस दोनों है। अगर सिर्फ इसके बारे में बात होती तो वो इफेक्टिवनेस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट द टास्क करेक्टली, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारा? एफिशिएंसी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है हमारा, तभी हम लोग आंसर जल्दी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, तो पहले मैं इसके ऑप्शंस देख लेती हूँ। ऑप्शन क्या है बच्चे? ऑप्शन है कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इन चारों में से कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है जिसका हमें यहाँ पर आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं ये। Vijay works in a bank. The bank is about to lose its position as the leading bank in the banking industry. Vijay was assigned to find out the reason behind the poor performance. अब क्या हुआ कि विजय एक बैंक में काम करता था और बैंक के कुछ हालात ऐसे थे कि वो, उसकी पहले एक लीडिंग पोजीशन थी, लेकिन धीरे धीरे अब उस बैंकिंग इंडस्ट्री से उसकी पोजीशन क्या हो रही थी? अब लूज होती जा रही थी। तो अब विजय को यहाँ पर असाइन किया गया कि पता लगाओ कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस आ रही है। So he analyzed the situation and came out with the conclusion that there was lack of integration of efforts made by the various departments like the human resource, information technology and the consumer relationship. उसने कहा कि क्या रीजन है भाई, किसकी वजह से गड़बड़ चल रही है? लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि आपस में जो एफर्ट्स है उनको एक कॉमन डायरेक्शन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बताइए बच्चों, कॉपरेशन है, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है या कोऑर्डिनेशन है? जल्दी से बताओ कि क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। जल्दी जल्दी पता लगा? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज कोऑर्डिनेशन बी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी सर्कल में किया था इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, वहीं से हमें ये पता लग रहा था कि जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पे हम बहुत ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन हमारा, बहुत बार वहां से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी और डायनामिक। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर पहचानना होगा कि कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का बच्चे जो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है बेटा एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए भी, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसा है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ दिस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, बट एमसीक्यूज में कई बार क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है उसके अंदर की लाइन से भी क्वेश्चन पिक करके वो दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपको कि आपको चैप्टर की रीडिंग करना, नोट्स अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, Saurabh is managing director in a shoe manufacturing company. He has been doing well at this post. अच्छा काम कर रहा है. Under his guidance and the leadership, the company has been actively achieving all the set targets
as all the unrelated and diverse action taken by the different departments are given a common direction. अब क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पर काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है. क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने सारे सेट टारगेट्स को एक्टिवली अचीव करती जा रही है. कैसे करती जा रही है? क्योंकि जितने भी उनके अनरिलेटेड और डाइवर्स एक्शन थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको हमने कहा कि सब अलग अलग चल रहे हो, लेकिन अलग अलग चल के सबको एक ही रास्ते पे मिलना आके. क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं. अब आप बताइए कि इसमें कौन सा फीचर डिस्कस किया गया है. मैं आपको एक बार फिर से सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ. देखिए बच्चे, गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस है, ग्रुप एक्टिविटी है और डायनामिक है. सबको कॉमन डायरेक्शन दिखाना, सबके एफर्ट्स को एक साथ लेकर आना. क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं. बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. यहाँ पर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ठीक है बच्चों, कर लिया हमने 5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व. चले 6 क्वेश्चन की तरफ. 6 क्वेश्चन के अंदर भी देखिए ऑप्शंस क्या कहते हैं. एन एफिशिएंट मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव, नन ऑफ दीज. मतलब हमारा जो मैनेजर है या तो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है. ठीक है, और या फिर ये क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड ही नहीं है, नन ऑफ दीज लिखा हुआ है. चलो देख लेते हैं किस चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है हमसे. चलो जी. So Raju is working as a marketing manager in a company and has been given the task of selling the 1000 units of the product at the cost of 100 per unit within 20 days. अब टारगेट पे आप लोग ध्यान दीजिए कि 1 लाख यूनिट बनाने का टारगेट है. कॉस्ट भी आपको बता दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको कॉस्ट बता दी कि 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बनेगी. यहाँ आपको टाइम दे दिया है कि 20 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए. 20 दिन में 1 लाख यूनिट बन जानी चाहिए 100 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट के साथ. ये हमारे सामने कंडीशन है. सो ही इज एबल टू सेल all the units. He is able to sell all the units within the stipulated time. Stipulated का मतलब होता है बच्चे specified, कि जो टाइम हमने उनको असाइन किया था उतने टाइम पे, यानी कि जो हमारा कौन था यहाँ पर, राजू था. राजू ने 20 दिन के अंदर सारा काम कर लिया है. बट अब बट की बात आती है तो देखते हैं बट में वो क्या कह रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुई राजू से. अब देखते हैं जरा. चलो जी पता लगाएं क्या हुआ. But he had to sell the last 1000 units at 20% discount. But जब आखिरी 1000 यूनिट बेचनी रह गई थी तो उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट देना शुरू किया in order to complete the target. मतलब कि अगर कोई सामान हम मार्केट में 200 रुपए का बेच रहे थे पहले विदाउट डिस्काउंट, तो उसने वही सामान 180 रुपए का बेचना शुरू कर दिया. 20 रुपए का उसने क्या किया, सॉरी 10% डिस्काउंट दिया, 20% दिया, अच्छा 20% दिया, तो बच्चे 160 रुपए हो गए. नुकसान करा दिया यार राजू ने. तो मैं तो थोड़ा कम डिस्काउंट सोच रही थी, उसने तो ज्यादा ही दे दिया है. तो यहाँ पर 160 रुपए का उसने उस सामान को बेचना शुरू कर दिया. अब देखो राजू करा रहा है ना हमारा 40 रुपए का नुकसान यहाँ पे. अब कौन भरपाई करेगा भाई उसकी, राजू को करनी पड़ेगी. अब राजू को फिर हम एक नाम दे देंगे यहाँ पे. इसका मतलब राजू ने टाइम से काम किया, काम तो टाइम से किया, लेकिन उसने हमारी कॉस्ट बढ़ा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम हो गया है. तो बताइए राजू एक एफिशिएंट मैनेजर है, इफेक्टिव मैनेजर है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है? बताओ जल्दी बताओ. अब इतने क्वेश्चन करने के बाद तो समझ गए होगे कि राजू कैसा मैनेजर है. एक इफेक्टिव मैनेजर है कि उसने टाइम से तो काम किया, बट कहीं ना कहीं वो कॉस्ट वाला जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया. ठीक है बच्चे, चलो आगे चले हम लोग अपने 7th क्वेश्चन की तरफ. अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस? हर तरीके के क्वेश्चंस है बेटा आपके यहाँ पर. जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू डायरेक्ट आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजंस है, आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है. ये हमारे टाइप्स हैं 20 क्वेश्चंस के अंदर भी. वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी. पूरा पैकेज है यहाँ पर आपके लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, आपका पूरा चैप्टर एक बार फिर से जो है वो रिवाइज हो जाएगा और रेडी हो जाएगा. ठीक है, चलो देखो. सो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट 1 कहती है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है. अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वही आपको ऑप्शन पता होते हैं कि या तो एक स्टेटमेंट ट्रू होती है या एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है, या दोनों ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स होते हैं. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से देखते हुए चलो कि क्या मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है. क्या है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल? आपने कहीं पढ़ा है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है? जी मैम हमने बिल्कुल पढ़ा है. तो बेटा मुझे तो लग रही है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ना. आगे पढ़ते हैं.
The activities involved in managing an enterprise are common to all the organization, whether economic, social, political. मैडम ये लाइन कहीं सुनी सुनी से लग रही है, कहीं तो बताई थी आपने ये कि जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की, वो हर जगह पर सेम होती है, सेम एक जैसा है, ईश्वर एक जैसा है, सब जगह पर है। यस मैम, ये हमने सुना है। ये हमने कहाँ सुना है? हमने सुना है कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है, कि चाहे यहाँ पे मैनेजमेंट को कोई भी परफॉर्म कर रहा हो, करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये सारे कैसे करते हैं? एक तरीके से ही काम करते हैं। सब जगह पर इसको करने का जो सब जगह पर ये जो प्रोसेस है कैसी है? कॉमन है। तो बेटा ये बात सही बताई जा रही है ना, यहाँ पर सही कह रहे हैं ना वो। तो ये स्टेटमेंट भी आपको कैसी दिख रही है? ट्रू दिख रही है। तो ढूंढ लो जरा अपना ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, समझ आ रहा है? क्वेश्चन आर सॉल्व कर पा रहे हैं आप? आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है? फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कितना स्कोर किया, है ना भाई? चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दया, तारक मेहता का उल्टा चश्मे वाली दया ही है, ये अब अपना बिजनेस चला रही है। सो दया एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। वाओ, वहां से निकली और देखो यहाँ पर अपने बिजनेस को कहाँ आगे बढ़ाने के लिए पहुंच गई हैं। कहती हैं कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर 30% तक अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दूंगी। बताओ जी, ये कौन सा फीचर है आपके मैनेजमेंट का? क्या ये ऑल परवेसिव है? क्या ये गोल ओरिएंटेड है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? या इसमें से ये सारे ही है? इसमें सब कुछ ही लिखा हुआ है। बताओ भाई। उसने बोला कि आने वाले क्वार्टर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर 30% तक सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या किया है बच्चे? उसने बनाया है अपना एक गोल। तो क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चलो जी आगे चले। अब देखो आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो रहे होंगे, है ना? फिर से आया, देखो फिर से हमें फीचर्स पहचानने हैं। गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, ऑल परवेसिव है और ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस चीज के लिए पूछ रहा है हमसे? मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। Which feature of management is being reflected in the given statement? वो कह रहे हैं कि चाहे कोई एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी तरीके से चलाने की जरूरत पड़ती है जैसे कोई भी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट तो हर जगह पर एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फिर से वही बात वो कह रहे हैं कि कॉमन है, मैनेजमेंट तो कॉमन है, चाहे आप किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसको करने का आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करोगे वही। तो बिना हमारी ना तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें ऑप्शन वैसे देखना ही ना पड़े, हम यहीं से बता दें जी कौन सा फीचर दिख रहा है हमें परवेसिव। अब ढूंढ लेंगे उसको उसी में ही कि क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। ये जो देखो आ गया, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो देखते ही देखते 10th क्वेश्चन पे आ गए हम, है ना? चलो अब देखते हैं हमसे 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये कहता है जी, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और ऑल ऑफ द अबव। पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि ये तीनों ऑप्शन कहाँ पढ़े हैं आपने? जल्दी से बताइए, तीनों ऑप्शन आपने कहाँ पढ़े हैं? आया याद? बिल्कुल सही, आपने ये पढ़े हैं तीनों ऑप्शन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में, कि मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है और उसके 3 डायमेंशंस हमने पढ़े। कौन कौन से? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बच्चे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम को करने के लिए बना है, तो जो भी हमारा काम है हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। देखो जो भी हमारे गोल्स है हम उस गोल को अपने वर्क में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं हम। जैसे कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में उन्होंने 30% से सेल इंक्रीज करनी थी, तो ये गोल बनाया। अब ये गोल अचीव कैसे करना है हम उसे वर्क में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और पीपल में क्या था? लोगों को मैनेज करने का तरीका, कि या तो इंडिविजुअली डील करोगे या ग्रुप में डील करोगे। ऑपरेशन में क्या होगा कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे और अपने जो भी आपका गोल था उसको अचीव करने की कोशिश करोगे, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करोगे विद सम प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको कौन सा डायमेंशन यहाँ पर पता लग रहा है? सीधे सीधे से मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ए। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं कि आप हर एक एस्पेक्ट से
मतलब फीचर के देखो 2-3 क्वेश्चंस हो गए, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको ये समझाया जा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देखो बन जाते हैं, ताकि अब जब आप अपनी तैयारी करो तो आपको पता हो कि आपको किस तरीके से हर टॉपिक को यहाँ पर प्रिपेयर करते हुए चलना है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जब क्लास भी आपको पढ़ाती हूँ, क्लास में तो बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। हो सकता है कि बच्चों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट डिटेल में पढ़ाने का रीज़न फिर से बच्चों वही है कि हमारी यूएसपी यही है कि हम एक भी चीज़ छुड़वाने वाले नहीं है आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है जी, ये बात हमें पता है। एंड दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, और उसे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। ठीक है भैया, लोग बदल गए, हम भी बदल गए, हम भी नहीं रहते किसी की तरह, हम भी बदल जाते हैं। तो बताओ जी, विच फीचर ऑफ साइंस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस स्टेटमेंट। तो जब आपने साइंस के फीचर पढ़े होंगे, तो साइंस के फीचर पढ़े थे, क्या थे हमारे साइंस के फीचर? यूएसपी, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो बताइए वो कौन सा फीचर है जिसमें आपने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम बदल देते हैं एज पर द सिचुएशन। बताओ तीनों में से कौन सा है? पता लग गया? वेरी गुड। यूनिवर्सल वैलिडिटी ये पॉइंट है जो ये बताता है कि साइंस के प्रिंसिपल तो यूनिवर्सली वैलिड है, क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली हुई है, क्योंकि वो कैसे होते हैं? वो होते हैं जी फ्लैक्सिबल। ठीक है बच्चे, चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चे, it act as the binding force, it act as a binding force किसके बीच में? between the departments and ensures that all the actions are aimed at achieving the goals of the organization। मैडम कहीं पढ़ा है ये भी, कहीं तो पढ़ा है ये। क्या पूछना चाह रहे हो आप इस क्वेश्चन में? दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी, एक दिख रहा है, बाकी नहीं दिखाऊंगी। आप मुझे बताओ कि ये लाइन आपने कोऑर्डिनेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी? और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या एक्रोनिम थी? ICORDP। बताइए ICORDP में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी यहाँ पे? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस, यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, डेलिब्रेट फंक्शन और परवेसिव। बताओ बच्चे जल्दी बताओ। बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन। और मैंने बोला भी था कि ये जब पूछा जाता है कई बार तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया था वहां पे। चलो आई होप कि बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। बच्चे ये यहाँ से मुझे मिला कि जब उन्होंने बताया कि बाइंडिंग फोर्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी वाली बच्चे? ये है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन। बच्चे कई बार इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स भी लिखते हैं इसका आंसर, तो मैंने वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेट करके बताया था कि बच्चे जब इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट होगा तो कहीं ना कहीं कॉमन पर्पस की बात होगी, लेकिन जब यहाँ पर यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए वो डिफाइन करेंगे तो बाइंडिंग फोर्स यानी कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ने के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहाँ पर जाकर पढ़िएगा अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है, चलो चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारे पास अब 13th क्वेश्चन है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? At what level of management are the managers responsible for maintaining the quality of output and the safety standard? वो कौन सा लेवल है जहां पर क्वालिटी मेंटेन करते हैं और सेफ्टी मेंटेन करते हैं? याद करो कहां पर आपने पढ़ा है? इंटरैक्ट एंड ओवरसी द वेस्टेज, क्वालिटी एंड सेफ्टी। बताओ जी कहाँ पढ़ा है आपने ये? किसकी एक्रोनिम लिखी है मैंने यहाँ पर? कहाँ का फ्रेज बनाया मैंने? ये आया याद? वेरी गुड। ये है हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जहां पर हम लोग क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है जिन बच्चों ने पढ़ाई बढ़िया तरीके से करी होगी उनको मजा आ रहा होगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। चलो अब एक और टाइप आया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। देखो बच्चे, मैच द फॉलोइंग। आपसे हर तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम पढ़ते चलते हैं, हम अपने आप मैच करते जाएंगे। हमें सिर्फ क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक, चलो हम ऑप्शन बाद में देखेंगे, हम अपना आंसर खुद बताएंगे क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं। देखो
इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बताइए कहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो कि आपने सोचा कुछ था और आप पहुंचे कहाँ तक हो। ऐसा कौन से फंक्शन में आप करते हो बच्चे, कहाँ करते हो, याद आ रहा है? चलो जी, मिल गया हमें यहाँ से क्या, ये कंट्रोलिंग मुझे यहीं पे दिख रहा था तो मैंने ऑप्शन यहीं पे साथ साथ लिख दिया है कि हमें कंट्रोलिंग में हम लोग ये काम करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है इट इन्वॉल्व्स द असाइनिंग द ड्यूटीज, ग्रुपिंग द टास्क, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्लान। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज वगैरह बांटने शुरू करते हैं कि अपना अपना काम संभालो भाई, हमने तुम्हें बता दो दिया करना है क्या है, 2 दिन बाद शादी है, हमने बता दिया ना कि क्या क्या करना है, डीजे वाला बुक करो, खाने वाला बुक करो, डेकोरेशन वाला बुक करो। मम्मी बता तो रही थी एक जगह पर, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। कौन से फंक्शन में तुमने पढ़ा था वो बच्चे? वो हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में, और मुझे लगता है 4th ऑप्शन वही होगा आपका, तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ 4। ठीक है, तो ध्यान रखना 2nd और 4 हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आगे चलते हैं। 3rd हमें क्या कहता है, ये देखो मिल गया ना ऑर्गेनाइजिंग, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताऊंगी। चलो, it refers to leading, influencing, motivating the staff chosen to perform the assigned task efficiently and effectively। अब इनका काम क्या है कि लीड करो, इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो स्टाफ को कि भैया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं काम करने के लिए, तो बोलना कहाँ आता है, डायरेक्टिंग में। तो यहाँ से हमें इसका मिल गया 3rd। ठीक है, और उसके बाद डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये तो हमें पता ही है कि कहाँ होता है भाई, प्लानिंग में होता है। प्लानिंग सबसे ऊपर लिखा हुआ था, है ना। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो हमें क्या क्या मिले थे बच्चे, बताइए जरा कौन कौन से ऑप्शन मिले थे? 2nd, 4th, 3rd और 1st, है ना। तुम्हें भी याद होने चाहिए, सिर्फ मुझे याद रखने से कुछ नहीं होता। चलो बताओ कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2nd, 4th, 3rd और 1st। ठीक है, चलो अब देखो बढ़िया, असर्शन रीजन भी आ गए। चलो जी, असर्शन रीजन भी पढ़ लें। अब असर्शन रीजन पढ़ने का भी एक तरीका होता है, होपफुली काफी बच्चों को पता होगा क्योंकि क्लास 11th में भी आप लोग इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। तो बच्चे असर्शन रीजन को आइडेंटिफाई करने का हमारा क्या तरीका होता है? पहली बात तो सबको ऑप्शंस पता होने चाहिए। जो आपको सबसे पहली चीज चेक करनी है कि कहाँ आर ट्रू लिखा और कहाँ लिखा है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और कहाँ लिखा है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों के माइंड में ना इन ऑप्शंस की एक सीरीज बैठी हुई है कि ऐसा ही होता है, ऊपर आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, नीचे आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। बट बच्चे समटाइम्स एग्जाम में ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज एक बार ऑप्शन को ध्यान से देख के फिर अपना आंसर आप चूज करा करो। ठीक है, अब जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये मत सोचो कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सबसे पहले ये देखो कि क्या दोनों बातें सही लिखी हैं, क्या दोनों बातें जो हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड है या नहीं। जब आपको दोनों बातें सही लगे तब देखो कि क्या जो रीजन है वो ऊपर वाले से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो कैसे, असर्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखा है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक इनटेंजिबल फोर्स। क्या ये बात सही है? क्या आपने पढ़ा है कहीं पे कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होता है? बिल्कुल पढ़ा है मैडम, आपने पढ़ाया था हमें कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक है ये उसका। ठीक है, तो मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब यहाँ उन्होंने लिखा कि मैनेजमेंट को खुद को बदलना पड़ता है कि जैसे सोशल कंडीशन चेंज हो रही है, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमें खुद को भी बदलना है। क्या ये बात भी सही है? क्या इस बात में भी कोई सच्चाई आपको नजर आ रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल नजर आ रही है इस बात में भी सच्चाई, ये बात भी आप सही कह रही हो। इसका मतलब यहाँ पर मुझे इन वाले ऑप्शंस को तो अब एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस तो अब हो नहीं सकते बिकॉज बोथ आर ट्रू। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप खुद मुझे बताओ कि इंटेंजिबल फोर्स क्या कहता है? इंटेंजिबल फोर्स तो ये कहता है जी मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, कैसे? जब एम्प्लॉयज खुश हो, टारगेट पूरे हो रहे हो। बट नीचे वाली बात मैडम ये कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, कि क्यों हम अपने आप को बदलते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, वो अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ये अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन बात दोनों ठीक है। तो इसका मतलब मैडम इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, that both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। समझ आया बच्चे? पक्का समझ पा रहे हो ना कि कैसे आपको रीजन असर्शन भी सॉल्व करने हैं?
चलो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। अब बड़ी चौड़ी सी मेरे को दिख रही थी केस स्टडी, मैंने ऑप्शन देखना पहले जरूरी समझा। ऑप्शन में लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, बोथ आर्ट साइंस और एज प्रोफेशन, यानी कि नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो हर एक टॉपिक पे आपका एमसीक्यू, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। चलो देखते हैं। Ramakrishna, a professor of management, conducted a class on management principle and explained to the student the significance of management principle. वो समझा रहे थे अपने क्लास के स्टूडेंट को मैनेजमेंट प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस। इन द नेक्स्ट क्लास द प्रोफेसर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू प्ले द रोल्स ऑफ डिफरेंट मैनेजर। उन्होंने क्या कहा अपने स्टूडेंट्स को कि सब लोग अलग अलग मैनेजर का एक रोल प्ले मुझे करके दिखाओ। एंड ही गेव देम द वेरियस सिचुएशन, और अलग अलग सिचुएशन रखी उन्होंने उनके सामने। एंड आस्क्ड देम टू थिंक लाइक द मैनेजर, कि सोचो मैनेजर्स की तरह आप लोग सोचो, एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम गिवन इन दिस सिचुएशन, और बताओ कि जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी है उसका बच्चे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो ईच स्टूडेंट अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द गिवन सिचुएशन in his own personalized manner depending upon its creativity. Personalized manner, creativity. मिले कीवर्ड्स, वो पूछ रहे हैं कौन सा नेचर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हर एक स्टूडेंट अपने अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के साथ सबने उस रोल प्ले को पूरा किया। बताओ बच्चे, पर्सनलाइज्ड मैनर और क्रिएटिविटी कहाँ पढ़ा है हमने? मैनेजमेंट एज एन आर्ट के पीपीटी में मैडम, जहां पर पहला ही पी कहता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दूसरा पी कहता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज की फिलहाल यहाँ पर कोई हमने बात नहीं करी है, बट दो हमें फीचर्स यहाँ पर मिल चुके हैं। तो बच्चे आपने यहाँ से क्या आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर किस चीज के बारे में डिफाइन कर रहा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलो आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, देख रहे हो हर तरीके का क्वेश्चन आप, तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर तरीके का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। सो हाईलाइट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, आपको इसको पिक्चर को देख के पता लगाना है कि भाई कौन सा फीचर यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है या डायनामिक है। अगर मैं देखूं लिखा है टुगेदर एवरीवन अचीव, क्या अचीव, क्या अचीव कर सकते हैं? टुगेदर एवरीवन कैन अचीव सक्सेस ना। तो बताओ बच्चे, जहां पर टीम की बात होती है तो वहां पर क्या है बताओ? जब टीम की बात हो तो कौन सा फीचर होता है? आ रही है आवाज आ रही है, क्या है मैडम? ग्रुप एक्टिविटी होता है। मेरे सारे बच्चे, मुझे पता है कि सब क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दे रहे हैं, और अगर किसी का करेक्ट नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई है, एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। चलो 18th क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। दिख रहा होगा कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सर्विस मोटिव है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो लेट्स सी क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर, अगर आपको एक लॉयर बनना है, वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ, किसी तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कि अगर आप भैया लॉयर बनते हो तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा कहाँ का? एक और हमारी बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो बताओ वो कौन सा फीचर है प्रोफेशन का जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है? बताइए कौन सा फीचर ये कहता है कि जब आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं तो आपको किसी एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ता है। दिख रहा है? बिल्कुल सही, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि आपको यहाँ का मेंबर बनना पड़ेगा, यही आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे, ठीक है बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक रीजन असर्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, और बच्चे यहाँ पर हम पहले वो देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। पॉइंट्स आपके वही वाले हैं, आर नॉट वाला हमारा सेकंड नंबर पे ही है। चलो ठीक है। एक चीज यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा असर्शन रीजन ना जो ऊपर हमने पढ़ा था वही दोबारा से आ गया है, तो उसको इग्नोर करेंगे, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है, इसको नहीं देखना है। चलो, सो असर्शन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। क्या करना होता है? सबसे पहले जानना है कि क्या ये बात सच है। बताओ जी, क्या ये बात सच है कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है? बताओ जल्दी बताओ। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। A manager has to coordinate the efforts of the different people in a conscious and a deliberate manner. अरे ये तो पूरा पूरा इसी को डिफाइन कर रहा है।
तो ये बात सही भी है और ये क्लियरली इसको डिफाइन करिए। तो लड्डू क्वेश्चन था, ऐसे ही पता चल गया, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। उन्होंने सीधा सीधा ही कह दिया कि एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है क्या, सभी के एफर्ट्स को, ताकि वो कॉन्शियस और डेलिबरेट मैनर में काम कर ले। तो मैडम ये तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं, हमारे लास्ट एमसीक्यू पे आए और गूगल महाराज जी यहाँ पर आ चुके हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों आकर बैठ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट मेक द प्रोविजन ऑफ crèches, laundry, gym and entertainment facilities for their employees. Which objective of the management is achieved by the management? बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए क्रैच उन्होंने करवा दिया अरेंज, लॉन्ड्री सिस्टम है, जिम है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं। तो बताओ सोशल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैडम क्या पागल बना रहे हो, ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है, तो इसमें हमें पागल मत बनाओ, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मैडम नहीं होंगे। अब ऐसे कैसे हो सकता है, इसको टिक करे या इसको टिक करे, है ना, बात तो इन दोनों की है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी आंसर, पहले फटाफट तुम मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, सोशल है या पर्सनल है? मुझे लग रहा है इसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं, बताओ जल्दी कि अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए ये सब काम करना सोशल है या पर्सनल। सो आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। बच्चे मैंने जब आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे, मैंने एक चीज आपको बोली थी कि जब भी आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जिसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो वहां पर 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके 3 तरीके की नीड होती है, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड और हायर लेवल नीड। और यहाँ पर हम प्योरली सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बात करते हैं, सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, जब उसका कुछ फायदा हो रहा हो, या तो उसको पैसा अच्छा मिल रहा हो, या उसका ऑर्गेनाइजेशन में नाम बन रहा हो, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा हो डिसीजन मेकिंग में, उसकी जॉब सिक्योर हो रही हो, या उसका प्रमोशन हो रहा हो। बट सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने कहा था कि अगर कभी तुम एम्प्लॉय के रिश्तेदार का भला कर रहे हो, उसके घर वालों का भला कर रहे हो, उसके बच्चे का भी भला कर रहे हो, तो बेटा वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इन नीड्स के बारे में बात करते हैं। यहां तुम अपने एम्प्लॉय को कोई भी ऐसा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दे रहे हो। यहाँ तुम देखो क्रैच खुलवा रहे हो उनके बच्चों के लिए, वो थोड़ी जाएगा खुद, एम्प्लॉय थोड़ी जाएगा क्रैच में जाके, कौन जाएंगे, उसके बच्चे जाएंगे। तो उसके बच्चों के लिए काम करना, उसकी बीवी के लिए काम करना, उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी काम करना, ये पॉइंट था हमारा प्रोवाइडिंग द बेसिक अमेनिटीज। अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो कहीं ना कहीं आपको इस लाइन से मिलेगा, प्रोवाइडिंग द बेसिक अमेनिटीज टू द एम्प्लॉयज, कि कई बार हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कुछ अलग से बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे कि उनको रहने के लिए अगर हमने घर भी दे दिया है, या उनके बच्चों की एजुकेशन हमने करा दी है, या हमने उनका मेडिकल या फिर उनके बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया। मतलब आप एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, हाँ उसको हेल्प कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, तो वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। ठीक है जी, चलो, तो मुझे लगता है कि शायद किसी किसी बच्चे ने यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसका आंसर लगाया होगा। ठीक है, तो अब बारी आती है पहले इवैल्यूएशन की। अब आप मुझे बताएंगे लिख के कि मैडम हमने एमसीक्यू में कितने नंबर हासिल करे, क्या आपने 20 आउट ऑफ 20 करे? ईमानदारी से बताना कि आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट निकले, और मुझे यहाँ पर चाहिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, चले अब आगे, फटाफट से 2 मिनट रुक के कर दो कमेंट। आ गए अब हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे पहुंच ही गए हैं। तो भैया लंबी चौड़ी सी केस स्टडी दिख रही है मैडम। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। डराना नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तुम्हें सब आता है, मैंने तुम्हें सब पढ़ाया है। अब देखो जरा देखो, अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ आया, ओफो, एक तो एंजल प्रिया आ गई है। बहुत सारे बच्चे तो मेरे बेचारे एंजल प्रिया को ही ढूंढने लग जाएंगे। तो एंजल प्रिया के बारे में क्या बात हो रही है बेटा? आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड। कौन सा एस्पेक्ट आपने यहाँ पे मैनेजमेंट का इग्नोर कर दिया, मतलब एंजल प्रिया ने क्या यहाँ पर इग्नोर कर दिया, एक तो वो बताना है, और एक एग्जाम्पल के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, मैंने क्यों क्वेश्चन को नीचे से रीड किया,
फिर से वही वाली बात जो मैं आपको एमसीक्यू में समझा रही थी कि बेटा जब भी आप अपने एग्जाम में केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देंगे, अभी पता है आपको, आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक में से रहा होगा क्वेश्चन, बट जब आप फाइनल एग्जाम देने पहुंचेंगे, बोर्ड एग्जाम देने पहुंचेंगे बेटा, तो 12 चैप्टर होंगे आपके पास। अब आपको उन 12 चैप्टर्स में से पहले सोचना है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है, पहले पूरा इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी पढ़ लिया, नीचे आके पता चला अच्छा यार ये निकालना है, फिर ऊपर गए फिर से क्वेश्चन को रीड किया, टाइम वेस्ट। हमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हम कॉमर्स वाले हैं, हम अपनी एक भी चीज खराब नहीं करते, हम अपना एक भी वक्त जो एक भी मिनट है वो खराब नहीं करते, बहुत कीमती है हमारा वक्त, है ना। तो इसलिए हमने सबसे पहले लास्ट में ही देखा कि क्या फाइंड आउट करना है, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें माइंड में सोचना है। आप सोचिए, फिर देखते हैं कि आप कितना सही सोच पा रहे हैं इसको। देखो बेटा, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, सो एंजल प्रिया हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस। आइसक्रीम बिजनेस है भैया जी उनका, और ये एंजल प्रिया जी कहाँ है आपकी, बीकानेर में। और देखो क्या नाम है उनके आइसक्रीम पार्लर का, स्मार्ट फ्लेवर्स, ठीक है। हर आइसक्रीम्स आर अटरली डिलीशियस, बहुत टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बनाती है, गर्मियों का मौसम है और आइसक्रीम खाने में तो मजा आएगा ही। So she makes ice cream from the fresh milk and the same are available in the wider range of flavors and the packs. तो एक तो इतने डिलीशियस आइसक्रीम बनाती है, अलग अलग फ्लेवर्स के बनाती है, और उसके लिए फ्रेश मिल्क का वो इस्तेमाल करती है, ठीक है। सो शी सेट्स द वाइबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखो उसने एक लंबे समय तक के लिए अपना एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, and works with the same in the mind in order to ensure that customer will come back for the purchasing. क्योंकि देखो बच्चे, आप लंबे समय तक अगर आप बिजनेस को चलाना चाहते हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो इसी चीज पे उसने फोकस किया, अपने माइंड में इस चीज को रखा कि मैं चाहती हूं कि मेरा कस्टमर दोबारा एक बार आइसक्रीम खाए, एक बार नहीं बार बार खाए, हमेशा मेरे से आकर ही वो आइसक्रीम लेकर जाए। सो हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज हर बिजनेस वाज डूइंग वेल। तो इस चीज को जब उसने माइंड में सोचा तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। सो टू अर्न हायर प्रॉफिट, अब उसने आगे क्या किया चलिए वो भी देख लेते हैं। शी स्टार्टेड कटिंग द कॉस्ट, बस वही, अब आ गया मन में लालच, है ना। तो अब क्या किया, प्रॉफिट कमाने के लालच में कॉस्ट कट करना शुरू किया, कॉस्ट बचानी उसने शुरू करी। अब वो कॉस्ट कैसे बचाई, सो दिस वुड सम टाइम लीड टू डिले इन डिलीवरी एंड द आइसक्रीम वाज नॉट रीचिंग इन द मार्केट इन टाइम। अब अपने एक फायदे के लिए तुमसे एक गलती हो गई। अब क्या हुआ कि तुमने कॉस्ट कटिंग करी होगी, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उसने कट करने की कोशिश करी होगी, लोग कम कर दिए होंगे डिलीवरी वाले, या कुछ और भी हो सकता है कि प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ और चीज उसने कटिंग कॉस्ट के लिए इस्तेमाल करी हो। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट में टाइम से आइसक्रीम नहीं पहुंची थी, डिले होने लग गया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड फॉर आइसक्रीम डिक्लाइन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आइसक्रीम की डिमांड कम होने लगी, एंड बिकॉज ऑफ इट द कंपिटिटर्स एंटर्ड द मार्केट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर करने लग गए, एंड शी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू द कॉम्पिटिटर। और अब क्या हुआ कि सारे के सारे जो उसका मार्केट शेयर था वो कहाँ चला गया, कॉम्पिटिटर्स को चला गया। लो जी, सोचा क्या और हुआ क्या, एंजल प्रिया ने कर दी गड़बड़, है ना। सो एट द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन शी गॉट बैक टू बैक ऑर्डर्स। अब फिर से हुआ कि समर सीजन आया, बैक टू बैक उसको ऑर्डर मिलने लग गए, और उसे 4000 आइसक्रीम पैक जो थे डिफरेंट फ्लेवर्स के स्पेशल ओकेजन के लिए उसे बनाने थे। तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा एक ऑर्डर मिला उसको। अब इस ऑर्डर को उसको पूरा करना था। अब उसके माइंड में था कि भैया बिजनेस चलाना है, पहली बहुत दिक्कत आ चुकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब उसने क्या किया, टू एंश्योर द टास्क was completed and order delivered in time, she hired the additional workers. अब उसको क्या था कि भाई मुझे टाइम से अपने ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं। सो उसके लिए उसने एडिशनल वर्कर्स को हायर करना शुरू किया। So she was consequently able to produce and deliver the ice cream, but at high production cost. डिलीवर तो हो गई आइसक्रीम, टाइम का एस्पेक्ट तो पूरा हो गया, बट जो कॉस्ट थी बच्चे वो कॉस्ट हमारी बढ़ गई। सो वाइल कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग गोल, एंजल प्रिया रियलाइज दैट शी वाज इग्नोरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो अब उसने यहाँ पर समझ लिया कि मैं इतना सब कुछ यहाँ पर कर रही थी, बट मैं यहाँ पर एक एस्पेक्ट को मिस करती हुई जा रही थी। चलो जी ठीक है, मेरे बच्चों ने पता लगा लिया होगा कि वो कौन सा एस्पेक्ट था। तो बताइए बच्चे, वो कौन सा एस्पेक्ट था जो एंजल प्रिया बार बार इग्नोर कर रही थी। स्टार्टिंग में उसने फॉलो किया, उसने देखा,
जब वो एक एस्पेक्ट को उसने पकड़ा तो दूसरा एस्पेक्ट चला गया, दूसरे को पकड़ा तो पहले वाला चला गया। पहले क्या हो रहा था, पहले उसने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करी, जब कॉस्ट को कम किया तो टाइम से सामान नहीं पहुंच पाया, यानी कि स्टार्टिंग में तो वो एफिशिएंसी मेंटेन करती हुई जा रही थी, है ना। लेकिन जब उसने टाइम को पकड़ा कि टाइम पे काम होने लगा तो कॉस्ट वाला एस्पेक्ट इग्नोर हो गया। तो बच्चे यहां पर इफेक्टिवनेस मिस हो गया, यहां पर वो एफिशिएंट थी, यहां पर वो इफेक्टिव हो गई, सॉरी, यहां पर वो क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई, है ना। तो बच्चे कौन से दो एस्पेक्ट यहां पर डिस्कस हो रहे हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और उसी का आपको एक अपनी तरफ से आप कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने भी जो बाहुबली और खलबली का आपको एग्जाम्पल बताया था, आप उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और वही बच्चा इसको आइडेंटिफाई कर पाया होगा जिसको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पूछे जा सकते हैं। चलो अब हमारे महादेव जी आ गए, तो प्रणाम कर ले जरा और जोर से बोल दे कमेंट में हर हर महादेव, है ना। तो महादेव जी आए हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं हमारे लिए। सो महादेव जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे। महादेव जी कहते हैं, बताइए बच्चों, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो महादेव जी पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट being fulfilled by the Mahadev Computers Limited by quoting the lines from the paragraph। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है और कोट भी करना है। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा मार्किंग स्कीम का भी कॉन्सेप्ट बताती हुई चलती हूँ। जैसे कि हमारे पास ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें कहीं ना कहीं 2+1 की सिचुएशन होगी कि 2 नंबर में आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करना था, और 1 नंबर का हो गया आपका एग्जाम्पल। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चे 3 चीजें हैं, देखो यहां पर 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। तो 1 नंबर का आइडेंटिफिकेशन, 1 नंबर का एक्सप्लेनेशन और 1 नंबर की हो गई आपकी लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपकी मार्किंग स्कीम डिजाइन होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आधे नंबर का आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद 1.5 नंबर का आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पूरी तरीके से ऐसे लिख के आना है कि एक भी नंबर हमारा छूटे नहीं, ठीक है। तो अब जरा महादेव जी की बात पूरी पढ़ लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव वो हमसे पूरा कराना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, लिखा है महादेव कंप्यूटर्स लिमिटेड इज अ लीडिंग कंपनी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द IT सर्विस। The CEO of the company attributes the success of the company to its managerial team spirit। वो कह रहे हैं कि हमारे जो CEO है कंपनी का, उनका एक बहुत ही ज्यादा एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है कि जो कंपनी की सक्सेस है वो उसके टीम स्पिरिट पे है, which have helped to handle the rapid changes in the technological and to transform into the opportunities। मतलब वो क्या करते हैं कि जो भी उनके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं और उन सभी चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। लाइक एनी अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द महादेव। अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे हर बिजनेस के अंदर होता है कि जो प्रॉफिट है वो इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। आगे की कहानी देखते हैं जरा। सो महादेव कंप्यूटर्स लिमिटेड, the management of the company believes that satisfied employee creates a satisfied customer। उन्होंने कहा अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो उसकी मदद से हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा, who in turn creates a profit that will lead to the satisfied shareholder। और उसी की वजह से अच्छे प्रॉफिट होंगे तो शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनको अच्छा क्या मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। शेयर होल्डर ने पैसा लगाया बिजनेस में तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। The company has a strong sense of social responsibility। और कंपनी इतनी अच्छी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से पूरे करती है। It has set up many educational institution in the field of management, engineering and computer education, so which half of the students are girls। तो देखो कितना अच्छा काम करते हैं हमारे महादेव जी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप कर रखे हैं मैनेजमेंट की लाइन में, इंजीनियरिंग की लाइन में, कंप्यूटर एजुकेशन की लाइन में, जिसमें 50% कौन है वहां पर, बच्चे गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रांगली, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो एम्प्लॉयज़ की बात भी हुई है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात भी हुई है, यहाँ पर तो सोसाइटी की बात भी हो रही है, तो क्या तीनों ऑब्जेक्टिव है? देखो तीनों ऑब्जेक्टिव तो बच्चे नहीं हो सकते, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे टाइप्स, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रही थी। अगर यहाँ पे सिर्फ टाइप लिखा होता तो एक होता, बट ठीक है यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि तीनों टाइप्स अवेलेबल हैं,
तो येस यू कैन से कि यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी था जहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी था जहाँ पर प्रॉफिट की बात हुई, और यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव भी है क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, चलो समझ आया ना सबको। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत डीप नॉलेज मिल रही होगी कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छा बेटा, लाइंस कोट करनी थी, तो लाइंस देखो मैंने अंडरलाइन की थी यहाँ पर। ये सेटिस्फाइड एम्प्लॉय वाली लाइन पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए हो गई। जो प्रॉफिट वाली लाइन थी आपकी स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ी थी, ये था सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द महादेव, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की हो गई। और यहाँ पर जो हमने ये इतनी सारी लाइंस यहाँ पर अंडरलाइन करी थी, ये आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए हो गई। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब आ गई मुस्कान, और मुस्कान तो सभी को याद होगी, है ना। मुस्कान से तो न जाने पूरे देश को क्या क्या याद आ रहा होगा। भूल जाओ, बस अपने चेहरे की मुस्कान बरकरार रखो, बाकी सारी मुस्कानों को भूल जाओ तुम। ठीक है, तभी तुम लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। चलो देखे जरा यहाँ मुस्कान भी क्या है कह रही है। मुस्कान कह रही है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बीइंग रेफर टू इन द अबव लाइंस। अच्छा, एक तो हमें प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड लिस्ट द प्राइमरी एक्टिविटीज कंटेन्ड इन दिस प्रोसेस। मुझे लगता है कि यहीं से तुम्हें पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि हमने अब तक इस पूरे चैप्टर में एक ही प्रोसेस पढ़ी है और प्राइमरी एक्टिविटीज ये भी हमने एक ही जगह पे पढ़ा है ना। तो आंसर तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को पता चल गया होगा। फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और सी ऑप्शन है, हाउ डज दिस प्रोसेस हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज। मैडम लड्डू क्वेश्चन लेकर आई हो है मुस्कान, तुम नहीं कर पाओगी कुछ यहाँ पे है। चलो जी देखो, सो मुस्कान वर्क्स एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। हाँ, बहुत स्किल ट्रेनर थी ये तो। इन अ कॉर्पोरेट हाउस शी बिगिंस अ न्यू सेशन एवरी टाइम बाय एक्विंटिंग the trainees with a process which is vital for achieving the goals of the organization effectively and efficiently। मुस्कान एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की तरह काम करती है एक कॉर्पोरेट हाउस में। उसने नया सेशन स्टार्ट किया जिसके अंदर उसने ट्रेनीज को एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर गाइड करना शुरू किया, जो बहुत ज़रूरी थी प्रोसेस गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। बच्चे मिल गया आंसर? बताओ, यहीं से आंसर मिल गया ना तुम्हें? क्या है आंसर बताओ, कौन सी प्रोसेस है? शाबाश, प्रोसेस है हमारी मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। She also makes them understand the various primary activities involved in carrying out this process। अब यहाँ से हम primary activities ढूंढना शुरू करते हैं। She emphasizes upon that the fact that in the absence of this process, it will difficult for the employees to attain their पर्सनल गोल्स, कि अगर इस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी विल बी hampered as the welfare of the people is also likely to be overlooked by the organization। साथ में उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर हम यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, वेलफेयर भी नहीं हो पाएगा लोगों का। तो बताओ कौन सी प्रोसेस है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? वो तो हमने बता दिया जी, मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं वो आपको खुद लिस्ट करनी है। तो मैडम हमें पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। और यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताना है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थी उसके अंदर हमारा एक पॉइंट था, तो वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। देखो हर चीज से आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना, क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब करते हैं हमारा 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। और देखो जरा, 2 दोस्तों को लेकर आई हूँ साथ में। बहुत ही हमारी फेमस मूवी के 2 कैरेक्टर है यहाँ पर। कौन कौन है भाई? गब्बर और ठाकुर बचपन के दोस्त थे। तुमने गलत कहानी पढ़ी है, गलत मूवी देखे तुमने, वो तो बचपन के दोस्त थे। चलो जी देखे जरा क्या हो गई है इनके साथ दुर्घटना। गब्बर एंड ठाकुर, अरे मैडम रुक जाओ, पहले देख तो लो नीचे क्या पूछा गया है। बिल्कुल भाई, तुमने सही याद दिलाया मुझे। देखें जरा, कैन संजय, संजय तो नहीं होगा यहाँ पर, नाम थोड़ा अलग होगा यहाँ पे। देख लेते हैं फिर भी क्या है। कैन संजय बी डिप्लॉयड एट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन ऑल्दो ही हैज नॉट एक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि जिसके बारे में भी फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है, क्या उसको हम लोग रख सकते हैं एज असिस्टेंट मैनेजर या मार्केटिंग डिविजनल हेड के अंदर, भले ही उसके पास प्रोफेशनल डिग्री ना हो, और आपको इसको एक्सप्लेन करना है अपने
सपोर्ट में कुछ रीजन देके। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, देखो लिखा है गब्बर एंड ठाकुर आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे बचपन से दोस्त थे। ठाकुर हैड लॉस्ट हिज राइट हैंड इन एन एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड, बचपन में उसका जो दाहिना हाथ था वो एक एक्सीडेंट में उसने खो दिया। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है भाई, मुझे नहीं पता। दे मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेस्टोरेंट, उसके बाद वो एक दिन कभी किसी रेस्टोरेंट में मिले। ऑन बीइंग आस्क्ड, ठाकुर टेल्स द गब्बर, कितने आदमी थे, that he feels very discontented in managing his family business after the death of his father as he doesn't match with his areas of interest। तो वो बैठे हुए थे, आपस में डिस्कशन चल रहा था। तो ठाकुर कहता है गब्बर से कि देखो मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा कि पापा की डेथ के बाद मुझसे ये जो काम है ढंग से नहीं संभल रहा है फैमिली बिजनेस, क्योंकि ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसकी ये बात बहुत ध्यान से गब्बर जो था वो सुन रहा था, और गब्बर अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता था। सो गब्बर नोज दैट ठाकुर पोसेसेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, वो कहता था मैं जानता हूं तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के बारे में इन द मैनेजमेंट, although he has not acquired any professional degree in the management, भले ही मुझे पता है तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बट yes तुम्हारे जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। Therefore he asked the ठाकुर to wind up his business in India, उसने कहा बंद कर दो इस बिजनेस को इंडिया में और मुझे आके ज्वाइन करो एज द होटल बिजनेस इन दुबई, और मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर की तरह सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन में काम करना शुरू कर दो। तो उसने उसके सामने एक ऑफर रखा, उसने कहा कि दोस्त मैं हूं तुम्हारे साथ, पूरी मदद करूंगा, तुम एक काम करो अपना यहाँ पे बिजनेस बंद करो, मुझे एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं तुम्हारे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें एज अ मैनेजर वहां पर रख लेंगे। तो अब आप बताइए कि ये जो गब्बर अपने दोस्त ठाकुर को मैनेजर रखने के लिए तैयार हो गया है, क्या सच में ये अलाउड है या वो सिर्फ एक दोस्ती को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहा है, बताओ। बच्चे जब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो हमने वहां एक चीज पढ़ी कि क्या मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोफेशन है। वो कंप्लीट प्रोफेशन कब होगा, कब होगा, बस याद करो, विद राइट पैशन, विद राइट पैशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस। तो मैडम आपने बात बताई थी कि अगर हम सही रास्ते पे सही पैशन के साथ होंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, और इसी में आपके प्रोफेशन के 5 फीचर्स छुपे हुए थे। तो मैनेजमेंट क्या आपके उन 5 फीचर्स को पूरा करता था? मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज था, बट मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, मैनेजमेंट का कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, मैनेजमेंट में कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में डील कर सकते हैं। तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर फुलफिल नहीं हो रहे थे प्रोफेशन के, तो मैडम हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। तो क्योंकि मैनेजमेंट इन सारे चीजों को कंप्लीट नहीं करता, तो यस ठाकुर कैन बी एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि उसे पहले प्रोफेशनल डिग्री लेनी ही पड़ेगी तभी वो मैनेजर बनेगा, उसके स्किल्स के बेसिस पर भी हमने उसको यहाँ पर मैनेजर बना दिया। तो आपको अपने सपोर्ट में यही 5 चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी जो मैंने आपको मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ाई है। ठीक है बच्चे, बताइए कैसे लगे आपको अब तक के क्वेश्चंस। अब तक हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट किए, हमने यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यहाँ से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहले मुझे बताइए अब आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपने पता है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? देखो कितने मार्क्स का यहाँ पर काम कर लिया है, पहले जरा मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने यहाँ पर 1 नंबर के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मुझे बताओ 20 में से कितने नंबर आए हैं। आपने यहाँ पे 3 नंबर के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो बताओ मुझे 12 में से तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। टोटल 32 नंबर का तुम यहाँ पे काम कर चुके हो। जल्दी से मुझे बताओ इंडिविजुअली और फिर कलेक्टिवली कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, और आप लोगों ने मुझे बता ही दिया होगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं। तो बच्चों अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। टिल देन
एक बार और अपने चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक अब आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी डीप नॉलेज आपको यहाँ पर लेकर बैठना है जब आप केस स्टडीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तब तक कुछ और क्वेश्चंस भी अपनी बुक से, जो भी रेफरेंस बुक आप लोग यूज करते हैं, आप वहां से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैं कौन सी बुक से यहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं कलेक्टिवली जो मेन पॉइंट्स है, हर तरीके की रेफरेंस बुक्स उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मेरा मेन फोकस NCERT है। NCERT को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए, कुछ अपने यहाँ पर पॉइंट्स ऐड करते हुए मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है जो मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।